नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गढ़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। काफ़ी दिनों से हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए थे, कुछ टेक्निकल इश्यू के चक्कर में हम आपसे मिल नहीं पाए थे, लेकिन अब से ये क्लास निरंतर चलती रहेगी। आपके समक्ष आपका दोस्त जितेंद्र हाजिर होता रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पीछे तक हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार 1978 में हमने बीपी मंडल आयोग का गठन किया था। बीपी मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, ठीक है। 1978 में बीपी मंडल आयोग बना और इस 1978 के बाद 1980 के आसपास इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। 1980 के आसपास बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 1992 की बात है, 1992 जब वीपी सिंह की सरकार ने इस मंडलवाद की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, साथ ही जनरल वर्ग को भी आरक्षण दिया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि इसके बाद एक केस हुआ इंदिरा साहनी बना भारत संघ के नाम से, भारत संघ, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। और इस केस को हमने ये पढ़ा था कि इस केस को मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके कुछ निर्णय आए थे। आज उन्हीं निर्णयों को हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो निर्णय आया वो मंडलवाद के निर्णय के नाम से जाने जाते हैं, यानी मंडलवाद के क्या क्या निर्णय है, मंडलवाद के निर्णय आज ही पढ़ने। मंडलवाद के निर्णय में के आधार पर पहली बार तो ये कहा गया कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर, वो आरक्षण एकदम सही है, यानी संवैधानिक बताया गया। बाद में दूसरा निर्णय ये कहा गया कि जिस प्रकार ओबीसी को जो आरक्षण दिया वो संवैधानिक है, उसी प्रकार आपने सामान्य वर्ग जनरल भाइयों को जो आरक्षण दिया आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, वो आरक्षण गलत है, यानी असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि पूरे भारतीय संविधान में कि कहीं भी आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद साथ ही इसमें कहा गया कि कभी भी आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस नहीं की जा सकती, कभी भी आरक्षण की सीमा 50% नहीं क्रॉस की जा सकती। विशेष परिस्थितियों में आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, ठीक। इन तीन बातों को हम लिखते हैं। पहले ही कहा गया कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण, 27% आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण संवैधानिक है, क्योंकि ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया, ठीक है। दूसरा ये था कि सामान्य वर्ग को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है, क्योंकि सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन
के आधार पर दिया गया। पूरे संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, यानी जो ओबीसी को आरक्षण दिया 27%, वो तो संवैधानिक है, क्योंकि वो किस आधार पर है, क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, यानी पिछड़ेपन के आधार पर। लेकिन जो सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया वो असंवैधानिक है, क्योंकि सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता। इसीलिए इस दूसरे आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, इसे स्वीकार नहीं गया। ठीक है, यानी संवैधानिक असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। असंवैधानिक है। ठीक है, इसके बाद तीसरा निर्णय यह था कि कभी भी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं की जाएगी, यानी 50% के आरक्षण की सीमा को कभी लांघा नहीं जाएगा। इन दो बातों को आप लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्या निर्णय था देखते हैं, मंडलवाद का। तीसरा ये निर्णय था कि कभी भी आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही इसमें एक बात ये भी लिख दी कि विशेष परिस्थितियों में ये आरक्षण आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। ठीक है, यानी स्पेशल लिख दिया कि आप कभी भी आरक्षण की सीमा 50% नहीं क्रॉस करोगे, लेकिन आप विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा को क्रॉस कर सकते हैं। अब एक आपका एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु की कंडीशन ये है कि वहां पर 50% वैसे ही पहले से ओबीसी है। वहां पर अब हमें आरक्षण ओबीसी के साथ साथ जनरल एससी भाइयों को भी देना है, एसटी के भाइयों को भी देना है। तो साफ कहा तमिलनाडु सरकार ने कि सर हमारे पास ओबीसी की जनसंख्या वैसे ही 50% है, हम अब आरक्षण कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि हमने आरक्षण 50% से अधिक नहीं करना होगा। तभी कहा गया कि आप आरक्षण की सीमा 50% ला सकते हो, लेकिन विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। अब तमिलनाडु सरकार ने क्या करवाया, भारतीय संविधान में एक नया संशोधन कराया 1995 में, जिसे कहा जाता है 76वां संविधान संशोधन। ठीक है, 76वां संविधान संशोधन करवाया। संविधान संशोधन करवाया ठीक है, यानी 1995 में 1995 में तमिलनाडु सरकार ने 76वां संविधान संशोधन करवाकर पहली बार किसी राज्य में 50% की सीमा को क्रॉस कर तमिलनाडु में 69% आरक्षण की सीमा की गई। ठीक है, साथ ही
इस संशोधन को 1995 में जो 76वां संविधान संशोधन हुआ, इसे इन्होंने क्या किया, नवी अनुसूची में डाल दिया, नवी अनुसूची में डाल दिया गया। इसके आधार पर एक एमजी गायकवाड़ आयोग, एक महाराष्ट्र में भी ऐसा एक केस हुआ था जहां पर आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक किया गया था। वहां पर एक आयोग बना था एमजी गायकवाड़ आयोग, जहां पर आरक्षण की सीमा को 68% किया गया था, लेकिन उसे संविधान में संशोधन, ना तो संविधान में संशोधन किया और ना ही उसे नवी अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, 3 निर्णय मंडलवाद की रिपोर्ट क्या है। इसके बाद चौथा निर्णय यह था कि पदोन्नति में कभी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। यानी आप जब पहली बार भर्ती होते हो किसी भर्ती में तो आपको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आपको कभी भी प्रमोशन में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पदोन्नति में किसी भी प्रकार आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मतलब आप पहली बार ज्वाइनिंग लेते हो तब तो आप इस आरक्षण के आधार पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हो, लेकिन आपका प्रमोशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान में एक नया संशोधन हुआ 1995 में। संशोधन हुआ 1995 में। संशोधन नंबर था 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत क्या किया गया, 77वें संविधान संशोधन के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा भारतीय संविधान में 16(4)A नाम से। ठीक है, इस 16(4)A के तहत कहा गया कि एससी व एसटी यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भाइयों को आरक्षण पदोन्नति में भी यानी प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बात को लेकर कई डिपार्टमेंट में, कई कार्यालयों में इस बात को लेकर बहस होने लग गई कि आप पदोन्नति में तो एससी व एसटी के भाइयों को आप आरक्षण दे रहे हो, लेकिन जैसे मान लो 2020 में आरएस की भर्ती आती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सीरियस मत लेना इस चीज को। 2020 में भर्ती आती है और हमारे जनरल भाई बंधु, एक जनरल कैंडिडेट उस आरएस की भर्ती में फर्स्ट रैंक लेके आता है। ठीक है, उसके बाद एक ओबीसी कैंडिडेट है जो उस भर्ती में 5th रैंक लेके आता है। ओके, उसके बाद एक एससी कैंडिडेट है, वो उस भर्ती में, आरएस की भर्ती में उसकी रैंक आती है 23। एक एसटी भाई उसकी रैंक आती है 37। ठीक है, आरक्षण के आधार पर वैसे देखा जाए भर्ती के आधार पर तो फर्स्ट रैंक जनरल वर्ग का है, मतलब ये सबसे पहले इनको चुना गया। लेकिन अब इनकी ज्वाइनिंग के बाद, आरएस की ज्वाइनिंग के बाद 2020 में ज्वाइनिंग के बाद में 5 साल बाद में एससी व एसटी भाई बंधु
5 साल बाद में यानी 2025 के बाद में आरएस के बाद में इनका प्रमोशन होकर ये आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, ये आईएएस बन जाएंगे। लेकिन जनरल और ओबीसी वर्ग को किसी प्रकार का इस मामले में आरक्षण नहीं है। तो ये मान लो कि 10 वर्ष बाद में यानी 2030 में ये बने आईएएस। ठीक है, अब देखा जाए इस हिसाब से कि 2020 में ये आरएस बने लेकिन 2025 में आईएएस बन गए। देखा जाए तो 2025 में इन दोनों से पहले क्या हुआ है, आईएएस बने, लेकिन इन दोनों में ओबीसी और जनरल वालों ने इन एससी व एसटी भाई बंधुओं के साथ में कहा कि आप चाहे आरक्षण से आईएएस बने हो, लेकिन आपकी जब पहली बार एग्जाम हुआ था उस समय हम आपसे ऊपर थे, यानी रैंक में ऊपर थे, तो आप चाहे पहले बन चुके हो लेकिन आपसे वरिष्ठ हम आपसे वरिष्ठ हैं, आप हमसे नीचे ही रहोगे क्योंकि हम आपसे भर्ती में रैंक में ऊपर थे। तो जब हम आए हैं आप आरक्षण से आईएएस बने हो, लेकिन हमने मेहनत करके आईएएस में पहुंचे हो, आपको आरक्षण से 5 साल पहले ही आईएएस बना दिया गया, लेकिन हमें क्या हुआ है कि आईएएस बनना अब वरिष्ठ भी हम ही होंगे। इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ, काफ़ी बातें हुई कि सर ये कार्यालयों में कई लड़ाइयाँ होने लग गई, कई दंगे होने लग गए। तो सोचा कि यार इस मामले को शांत करना होगा, इसीलिए संविधान में एक नया संशोधन किया गया। संविधान में इस बात को आप ज़्यादा सीरियस मत लेना, बस याद रखना हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी की नज़र से ही पढ़ें, किसी भी प्रकार का जातिवाद वगैरह नहीं फैलाना है, तो हम सिर्फ पॉलिटी के हिसाब से पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात हुई कि एक नया संविधान में संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन साल था 2000 में 85वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत कहा गया कि जिन एससी व एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बंधुओं का अगर इस आधार पर 16(4)(a) के आधार पर उनका प्रमोशन हुआ है, आरक्षण के आधार पर प्रमोशन हुआ है, तो वरिष्ठता भी उन्हें ही मिलेगी। ठीक है, 85वें संविधान संशोधन 2000 के तहत एससी व एसटी को 16(4)(a) के तहत यदि पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है तो इन्हें ही वरिष्ठता भी दी जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। ये 85वां संविधान संशोधन 2001, ठीक है, 85वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, इसको साथ करते देख लिया होगा आपने। इसके साथ भारतीय संविधान में एक और संशोधन हुआ, नंबर था 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन। 81वां संविधान संशोधन हुआ था 2000 में। ठीक है, और एक नया भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल जुड़ा, नया अनुच्छेद जुड़ा, वो अनुच्छेद था 16(4)(b). ठीक है, 16(4)(b) नामक नया अनुच्छेद जुड़ा, जिसके तहत एक शब्द प्रचलित हुआ, बैकलॉग। इस शब्द को पहली बार 16(4)(b) के तहत जोड़ा गया और आपको इसको इंग्लिश में एज इट इज यही संविधान में लिखा गया, आपको ऐसे ही याद रखना कि बैकलॉग। अब आप समझोगे ये बैकलॉग क्या है। बैकलॉग
बैकलॉग को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने। मान लो आज आरएस की भर्ती आई, ठीक है, आज आरएस की भर्ती आई और कुल पदों की संख्या है 1000, ठीक है, ओके। मान लो कि पहली बात तो कि यही लिख देते हैं कि हमारे ओबीसी भाई बंधुओं को 27% आरक्षण, ठीक है। उसके बाद 27 के बाद में एससी भाई को आरक्षण है 13%, 17% मान लो 17% आरक्षण एससी को। 17 और 27 कितने हो गए? 27 प्लस 17 7 14, 14 का 1 रुपये की 4 44। इनको आप ये करो कि ओबीसी को कर दो 25% आरक्षण, बीस का एसटी को दो 13%, ताकि पूरा 50% आरक्षण हो जाए, ठीक है। ये आरक्षण हो गया 50% आरक्षण, ठीक। यानी 20% ओबीसी को आरक्षण है, एससी को 17% आरक्षण है, एसटी को 13% आरक्षण। अब जैसे ही आरएस की भर्ती आई 1000 पद, इनमें से एक वर्ग आ गया अपना जनरल, एक आ गया ओबीसी, एक आ गया एससी और एक आ गया एसटी, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार, सीधे ही हम देखेंगे कि लगभग ओबीसी को 20% आरक्षण है। 20% के हिसाब से 1000 के 20% मतलब 200 सीटें सीधे रिजर्व हो गई ओबीसी पार्टी हो गई। अब बात करें एससी के लिए, 1000 में से 17% की बात करें तो 170 सीटें एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गई। एसटी के लिए बात करें तो एसटी मतलब 13, मतलब 130 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हो गई। जो 500 सीटें बची वो हमारे जनरल भाई बंधुओं के लिए रिजर्व हो गई, यानी उनके लिए हो गई। यानी ओबीसी को अगर आप 20% आरक्षण है तो 1000 का 20% मतलब 200 सीटें पर रिजर्व है ओबीसी के लिए। अब 1000 में से 17% की बात करें तो 170 सीटें एससी भाई बंधुओं के लिए। बात करें 1000 में से 13% मतलब 130 सीटें ओबीसी के लिए, यानी एसटी के लिए। अब जैसे ही भर्ती हुई, मान लें कि भर्ती हुई और भर्ती होते ही जनरल के सभी पद कोई पद खाली नहीं रहा, सभी भर गए। ओबीसी के बात करें तो ओबीसी के मान लो कि ओबीसी के 200 में से 150 पद भर गए, 150 भर गए। एससी भाई बंधुओं की बात करें तो 170 सीटें थी, लेकिन यहाँ पर इनकी कुल संख्या 120 ही आई, ठीक, 120 लोग यहाँ आए। फिर बात करें एसटी की, एसटी 100 सीटें थी, 130 सीटें थी, इनमें से 100 लोग उपस्थित हुए, ठीक है। इस हिसाब से बात करें तो 50 सीटें खाली रहेगी ओबीसी भाई बंधुओं के लिए, लगभग 50 सीटें ही रहेगी खाली एससी की और 30 सीटें रहेगी खाली एसटी की, ठीक है। इनकी सीट कोई खाली रही नहीं जनरल की। अब जैसे ही नई आरएस की भर्ती है, नई आरएस की भर्ती है, पद आएंगे 1000 पद आए। 1000 पद आते ही एक नया कॉन्सेप्ट जो हमने संविधान में ऐड किया था, बैकलॉग, ये यहाँ अब काम करेगा। काम करते कैटेगरी भाई, पहला जनरल, दूसरे ओबीसी, तीसरे एससी भाई बंधु, चौथे एसटी। अब देखा जाएगा कि ओबीसी को हम आरक्षण कितना परसेंट दे रहे थे, कि ओबीसी को हम आरक्षण दे रहे थे 20%। 20% के आधार पर ओबीसी की सीटें हो गई 200, सीधी सी बात है। अब 50 सीटें वो है जो पिछली बार खाली रह गई, मतलब 50 सीटें मतलब इनकी 250 सीटें हो गई, ठीक है। अब देखा जाएगा 1000 का 17% एससी की बात करें तो सीटें कुल होगी 170। पिछले में खाली कितनी रहेगी? 50 सीटें, ये लीजिए 50 सीटें फिर होगी, तो टोटल इनकी सीटें होगी 220। अब एसटी भाई बंधु की बात करें तो सीटें कुल है, हमें आरक्षण एसटी को आरक्षण है 13%, इनकी सीटें कितनी खाली रह गई थी? सीटें खाली रह गई थी 30, तो इनकी सीटें हो गई 160। जब इनको ऐड करेंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी, ये 0 का 0, 6 2 8, 8 8 5 13, 13 का 1 3 आसन पर 1 1 4 6 यानी 630 सीटें एससी व एसटी के लिए रिजर्व हो गई। अब इनके लिए जनरल के लिए जो बची सीटें वो जनरल के लिए होगी, मतलब 600 470 370 सीटें अब जनरल के लिए होगी। तो साफ साफ कह सकते हैं अब इस हिसाब से तो देखा जाए कि 1000 का
1000 में से आप कह रहे हो 630 सीटें रिजर्व होगी, तो आरक्षण की सीमा कितनी होगी? आरक्षण की सीमा तो 63% होगी ना, आरक्षण की सीमा 63% होगी। और आपने कहा कि वहां पढ़ा था हमने कि कभी भी आरक्षण की सीमा कभी भी 50% से अधिक नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक नया संविधान में संशोधन किया गया था, 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत 16(4)(b) नाम से एक शब्द आया, बैकलॉग। बैकलॉग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पुरानी भर्तियों को भरने के लिए इस आरक्षण की सीमा को, जो 50% आरक्षण की सीमा थी, 50% आरक्षण की सीमा थी, इसे हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम पार कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद आया 16(4)(b), जिसे बैकलॉग कहा गया। बैकलॉग के आधार पर हम कह सकते हैं कि आरक्षण की सीमा को हम 50% की सीमा से लांघ सकते हैं। ये आप एज इट इज, मेरे हिसाब से आप सभी इस एग्जाम्पल को ही सीधा लिख लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बनाया ना आपके सामने, इसको आप एज इट इज रख लीजिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ोगे तो दिमाग में ये आएगा कि हाँ ये था, सर ने ये बताया था। ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया होगा। ठीक, मंडलवाद की 4 निर्णय पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वो संवैधानिक है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का उल्लेख है। फिर हमने पढ़ा जो जनरल वर्ग को आरक्षण दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का, वो असंवैधानिक है। उसके बाद एक निर्णय हमने ये पढ़ा कि आरक्षण की सीमा को कभी भी 50% से क्रॉस नहीं किया जा सकता, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में से बढ़ाया जा सकता है। बाद में लास्ट हमने निर्णय पढ़ा कि पदोन्नति में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा। अब इस मंडलवाद के 5वें निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। वो निर्णय है कि क्रीमी लेयर्स को आरक्षण से बाहर किया गया। ठीक है, मतलब क्रीमी लेयर्स को आरक्षण की सीमा से बाहर किया गया। अब आप पूछोगे कि सर ये क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर्स को आरक्षण की सीमा से बाहर किया। क्रीमिलेयर्स क्या है? क्रीमिलेयर्स के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग को रखा गया। ये क्रीमिलेयर्स क्या है? क्रीमिलेयर्स मतलब एक आयोग बना। पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें केवल ओबीसी वर्ग को ही रखा गया। अब क्रीमिलेयर्स की बात करें तो क्या हुआ? एक आयोग बना, रामनंदन समिति आयोग, रामनंदन समिति बनी, रामनंदन समिति। इस रामनंदन समिति का काम था कि ये क्रीमिलेयर्स के अवधारणाओं को फिक्स करे कि क्रीमिलेयर्स होते कौन है। तो इस रामनंदन समिति ने एक रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर 1993 में ये कहा गया कि क्रीमिलेयर्स हैं कौन? क्रीमिलेयर्स क्रीमिलेयर्स की 2 अवधारणा थी। एक तो कहा, अगर हम बात करें 1993 के आधार पर, और एक बात करें हम वर्तमान के आधार पर। ठीक है, एक तो बात करें कि 1993 के आधार पर, और दूसरा बात करें कि वर्तमान स्थिति के आधार पर। 1993 के आधार पर कहा गया कि अगर किसी भी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट की परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय है, तो उस कैंडिडेट को किस में शामिल किया गया? क्रीमिलेयर्स में। वर्तमान की बात करें तो ये आय 8 लाख रुपए, 8 लाख से अधिक आय। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट दिया कि जो फर्स्ट ग्रेड या गेजेटेड ऑफिसर है, फर्स्ट ग्रेड जो भी है, जिनके राजपत्रित अधिकारी, ये कह सकते हो कि राजपत्रित अधिकारी, मतलब क्रिमिनल्स को कौन आएंगे?
तो सीधी सी बात याद रखना कि केवल ओबीसी वर्ग ही क्रिमिलेयर्स मानेगा। क्रिमिलेयर्स में दो अवधारणा थी। रामनंदन समिति ने बताया कि क्रिमिलेयर्स कौन होंगे कि 1993 के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि जिनकी आय 1 लाख से अधिक वार्षिक आय है वो क्रिमिलेयर्स में आएंगे। फिर वर्तमान की बात करें तो यही आय 1 लाख से अधिक आय जिन परिवार की है वो क्रिमिलेयर्स में आएंगे। फिर जो राजपत्रित अधिकारी है, राजपत्रित मतलब जिनकी मोहर चलती है, वो कौन है, क्रिमिलेयर्स के अवधारणा में आएंगे। तो मंडलवाद के ये 5 निर्णय आज हमने आपके सामने रखे। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए निर्णय के साथ, नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। आप पढ़ते रहें और अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहें। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।